This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 8 जुलाई 2021 माधव निदान मधुकोष्टिका निदान पंचक उपसंहार शंखं चक्रं जलपान चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकतरुविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्नि ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरथं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। इति प्रोक्तो निदानार्थः सव्यासेन उपदेक्षते। तो इस प्रकार के निदान के बारे में जो कुछ कहना था वो बता दिया। सव्यासेन उपदेक्षते, उसका विस्तार अभी सभी लोगों में इस प्रकार का होगा। उत्तम निदान पंचम संवरति इति इत्यादि इति शब्द समाप्त। निदान शब्दोत्तर सामान्य वचन अर्थो विधेयः। तो निदान शब्द सामान्य वचन है, केवल कारण रूप निदान नहीं है। तो रोग के ज्ञान के जो 5 उपाय है वो सभी को निदान इस प्रकार से करेंगे। अर्थ जो है उसमें जो वाच्य जो भी था वो सभी यहाँ पे बताया गया। तन निदानं संक्षेपेण स्वरूप लक्षण मात्रेण उक्तम् अधुना व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते सकलेन ग्रंथेन प्रतिरोगं निदान पूर्व उपादेयः एव तत्तद् विशेषैः वक्तव्याः इत्यर्थः। तन निदानं संक्षेपेण, जो निदान है वो संक्षेप से स्वरूप लक्षण मात्रेण उत्तम, उसका स्वरूप क्या और लक्षण क्या है इस तरीके से बताया गया। अधुना व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते, तो अभी उसी को विस्तार से कहते हैं। सकलेन ग्रंथेन प्रतिरोगम निदान पूर्व उपायादयः एव तत्तत् विशेषैः वक्तव्याः इत्यर्थः। सभी रोग में निदान पूर्व वगैरह वगैरह जो उस बारे में विशिष्ट या महत्वपूर्ण है उसके साथ हम बता देंगे। उक्त निदान पंचकम संहरति इति इत्यादि इति शब्द प्रकार अनेन संक्षेपाख्येन प्रकारेण। तो दोनों में थोड़ा अंतर है। इसका यहाँ पे इति शब्द का प्रकार इस प्रकार का अर्थ किया गया है, वहां पे समाप्त इस प्रकार का किया है, तो वही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के संक्षेप से बताने से यथा निर्दिष्टो निदानार्थम निदानाभिधेयः समासतः संक्षेपतः करते हैं।
तो निदान शब्द से जो वाच्य है, जो भी कुछ कहना है, वो संक्षेप से यहाँ पे बताया गया। निदान शब्द अत्र सामान्य प्रागरूपादिषु, सामान्य प्रागरूपादिषु, तो प्रागरूप रूप वगैरह सभी के लिए निदान ये शब्द कॉमन इस प्रकार का है। यह एवं निदानार्थः समासेन प्रोक्तः तमेव व्यासेन विस्तरेण उपदेक्ष्यते कथयिष्यते तेन सकलेन ग्रंथेन प्रत्येकं निदान पूर्वोपादय एव तत्तद्विशेषेर वक्तव्या इत्यर्थः। तो कुछ बाकी फर्क नहीं है। सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पितामहः तत्र कोपस्य तु प्रोक्तं विविधः कस्य। तो सभी रोगों का कारण, यहाँ निदान के शब्द का अर्थ कारण इस प्रकार का है, कुपितामलाः, सो प्रकुपित दोष सभी रोगों का कारण है। तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधः कस्य, और दोष के प्रकोप का कारण विविधाहित इस प्रकार का बताया गया है। विविधम ही रोग के कारण विप्रकृष्ट सन्निकृष्टम तत्र विप्रकृष्टम विरुद्धाहारात् सन्निकृष्टम वातात्। तो दो प्रकार का रोग का कारण होता है, एक विप्रकृष्ट बहुत दूर वाला और एक सन्निकृष्ट बहुत नजदीक वाला इस प्रकार का। तत्र विप्रकृष्टम यह विरुद्धाहारात्, विरुद्धाहार वगैरह जो है वो विप्रकृष्ट कारण है, सन्निकृष्टम वातात्, और वातादि दोष यही दोष रोगों का सन्निकृष्ट नजदीकी कारण। तस्य वातादेः सर्वरोगेषु अव्यभिचरित कारणत्वम् आह सर्वेषाम् इत्यादि। तो उन वातादि दोषों का सर्व रोगों में अव्यभिचरित कारण, किसी भी रोग में उसका अपवाद नहीं है। निज जो जो भी विकार है उन सभी में वातादि दोष ही कारण है। सर्वेषाम् इत्यादि। यथा सुश्रुता नास्ति रोगो विना दोषै यस्मात् तस्मात् विचक्षणः अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैर्व्याधिम् उपाचते। तो सुश्रुताचार्य ने भी कहा है कि नास्ति रोगो बिना दोषे ही, दोषे ही बिना रोगो नास्ति, दोषों के बगैर रोग नहीं हो सकता। यस्मात्, जिस कारण से इस प्रकार का है, विचक्षणा तस्मात् विचक्षणा अनुक्तमपि दोषाणां लिंगैर्व्याधिम् उपाचते, इसलिए विचक्षण वैद्य को विचक्षण यानी कि जो अच्छी तरीके से समीक्षा करने वाला इस प्रकार का है। अनुक्तमपि व्याधि, तो अनुक्त इस प्रकार का व्याधि है उसके बारे में कहा नहीं गया है। दोषाणाम लिंग ही उपाचक, दोषों के लिंग के अनुसार उसकी चिकित्सा करें। तो ये बड़ा सिद्धांत है। और आयुर्वेद शाश्वत क्यों है, इसका एक अहम मुद्दा त्रिदोष सिद्धांत है। तो इसमें ऐसी खासियत है कि पुराने जमाने में जो थे उनके बारे में त्रिदोष सिद्धांत के आधार पर हम सोच सकते हैं, अभी के जो रोग है उनके बारे में भी सोच सकते हैं, और आगे 10,000 बरस के बाद भी जो व्याधि निर्माण होंगे उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सभी में कॉमन क्या है, सभी व्याधियों में, निज विकारों में कॉमन क्या है, तो वो दोष प्रकोप इस प्रकार का है। और उसको अगर हम भली भांति समझ लेंगे तो किसी भी रोग की चिकित्सा कर सकते हैं। तांदोष लिंगे राधेश व्याधि साध्यानुपात। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और सभी रोगों को बांधने वाला एक सूत्र इस दृष्टि से त्रिदोष की तरफ हम देख सकते हैं। सिर्फ इसमें सवाल ये होता है कि ये थोड़ा सा सत्कार्यवाद के अनुसार इस प्रकार का वर्णन है। और जैसे मैंने कहा कि त्रिदोष सिद्धांत केवल सत्कार्यवाद की पुष्टि नहीं करता, आरंभवाद की भी पुष्टि करता है। लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है वो आरंभवाद है। लेकिन नए विकारों के बारे में अगर सोचना है तो फिर से हमें सत्कार्यवाद की तरफ मुड़ना पड़ेगा, और दोषों से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है। इसको भली भांति समझकर दोषों के कारण क्या है और समुत्थान विशेषतः ये जो बात बताई गई है कि कारण विशेष अगर हो जाते हैं, पुराने कारण नहीं रहे, नए नए कारण उभर आ रहे हैं,
लेकिन उससे होगा क्या, हो क्या रहा है, तो दोषों का प्रकोप ही हो रहा है। उसका दो तरीके से फायदा होता है, एक संक्षेप क्रिया एवं निदान परिवर्जन, इसके जरिए हम निदान परिवर्जन की बात कहते हैं, और दूसरा हेतु प्रत्यय की चिकित्सा अगर कुछ कर सकते हैं तो उसका एक फायदा अलग इस प्रकार का रहेगा। तो त्रिदोष सिद्धांत ये सत्कार्यवाद और आरंभवाद, ये दो परस्पर विभिन्न वाद जो है, कार्यम सत ये सांख्य का कहना है, और कार्य भिन्न होता है, अलग होता है, ये न्याय विशेषज्ञों का कहना है, और दोनों का प्रयोग इसमें किया गया है। आगंतुक व्याधिषु यद्यपि उत्पत्तो दोषकोपो नास्ति तथापि उत्पत्त्यनन्तरम् अवश्यं उत्पन्न द्रव्य गुणयोग। आगंतुक व्याधि में पहले दोष प्रकोप इस प्रकार का नहीं होता, उत्पत्ति होते समय व्याधि की दोष प्रकोप नहीं होता, तथापि उत्पत्त्यनंतरम अवश्यम भाव, फिर भी उत्पत्ति के तुरंत पश्चात वो निश्चित रूप से होने वाला है। अस्थि भंग हो गया तो पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन भंग होने के बाद तुरंत माता प्रकोप और फिर वेदना, ये बात आरंभ होती है। उत्पन्न द्रव्य गुण योग, न्याय विशेषण के अनुसार उत्पन्न द्रव्यम क्षणम अगुणम अक्रियंच तिष्ठति, जो द्रव्य उत्पन्न होता है वो एक क्षण के लिए अगुण और अक्रिय इस प्रकार का होता है। तो द्रव्य जब उत्पन्न होता है तब उसमें गुण नहीं रहते, उसमें क्रियाएं नहीं रहती, बल्कि तुरंत बाद उसमें गुण और क्रियाएं उत्पन्न होती है, ऐसा न्याय विशेषज्ञ का कहना है। यत्तम चरके आगंतरे व्यथा पूर्व समुत्पन्न जगन्यम वातपित्त श्लेषणाम वैषम्यम आपादयेत्, यथा पूर्व उत्पन्न होकर तुरंत बाद वातपित्त कफ इनका वैषम्य निर्माण करता है। तो जघन्य का क्या मतलब है, एक बार निर्वाण रूप में देखना बेहतर इस प्रकार का होता है। निदानम कारणम मला दोषाः मलिनीकरणा, तो सर्वेषामेव रोगाणां निदानं पिता मला, तो महानिदान का अर्थ कारण इस प्रकार का है, और मला दोषाः मलिनीकरणा, इनको मलिन करने वाले। ननु वातादि नाम किमिदं दोषत्वम्, अत्र आहुः एके स्वातंत्र्येण दूषकत्वं दोषाणाम्, कि वातादि का दोषत्व किस प्रकार का है, तो कुछ लोग कहते हैं कि स्वातंत्र्येण दूषकत्वं दोषाणाम्, कि ये स्वतंत्रता से दोष दूषक इस प्रकार के हैं, तो उनका दूषकत्व है। प्रसादि द्रव्य प्रसादि दूष्य व्यवच्छेदार्थं स्वातंत्र्येण इति कृतं, ते हि वातादि दुष्टाः सन्तो गुणान् दूषांतर दूषका। तो रसादि दूष्य व्यवच्छेद के लिए, हाँ, स्वातंत्र्येण इस प्रकार का पद है। ते ही वातादि दुष्टा संतो दूषांतर दूषका, वातादि से दुष्ट होकर वो अन्य दूषक दूषों को दूषित इस प्रकार के कहते हैं। अत्र आहुः अन्य किमिदं स्वातंत्र्यं किं दोषांतर निरपेक्षम हेत्वंतर निरपेक्षत्वं वा, तो ये स्वातंत्र किस प्रकार का है, दोषांतर निरपेक्ष या हेत्वंतर निरपेक्ष। आद्य वातस्यैव दोषत्वं स्यात्, ननु वातसापेक्षयोः कफपित्तयोः, न तु वातसापेक्षयोः कफपित्तयोः, यदुक्तं पित्तं पङ्गुपङ्गवो मलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्। तो अभी मुख्य सूत्र जो है स्वातंत्र्येण दूषकत्वं दोषत्वं, इस व्याख्या को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस स्वतंत्रता से दूषित करने की शक्ति जिनमें है वो दोष कहलाएंगे इस प्रकार से। और रसादि दूष्य व्यवच्छेदार्थम स्वातंत्र्येण केवलम दूषकत्वम ऐसा कहेंगे तो रसादि भी दुष्ट होकर दूसरों को दुष्ट करते हैं, तो उनको भी दोष संज्ञा आ जाएगी।
तो स्वातंत्र्येण एक पद से वह खुद अपने आप दुष्ट नहीं होते हैं, दोषों के द्वारा ही दुष्ट होते हैं और फिर दूसरों को दूषित करते हैं। ते ही वातादि दुष्टा संतो दुष्टांतर दूषका। तो वातादि से दुष्ट होकर अन्य दोषों को वो दूषित करते हैं। अत्र आहु अन्य के विधम स्वातंत्र्य। तो इसके ऊपर भी एक पक्ष है कि स्वातंत्र्य क्या चीज है। दोषांतर निरपेक्षत्व, हेतुत्तर निरपेक्षत्व। कि दोषांतर निरपेक्षत्व, दूसरे दोष की अपेक्षा उसमें नहीं है, या हेतुत्तर निरपेक्षत्व, दूसरे किसी कारण की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। इति रसादि दोष, हाँ, आद्य वातस्यैव दोषस्तुं स्यात्। अगर दूसरे दोष की अपेक्षा नहीं है ऐसा मानते हैं तो केवल वात ही दोष कहलाएगा, क्योंकि क्योंकि पित्तम पंगु कफ पंगु पंगु मल धातु, पित्त कफ और मल धातु ये सब पंगु है। वायुना यत्र नियंत्य तत्र गच्छन्ति मेघ। जहाँ वायु उनको लेके जाता है वहां मेघ के जैसे जाता है, जैसे बाह्य सृष्टि में वायु मेघों को लेके जाता है। जगन्यम लास्ट बिहाइंड आफ्टर, इंग्लिश डिक्शनरी गूगल। तो आफ्टर जगन्यम, उसके बाद में ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले व्याधि निर्माण होता है, फिर उसमें दोष का प्रकोप इस प्रकार का हो जाता है, लेकिन वो तुरंत होता है, यही बात है। तो केवल वात का ही दोषत्व हो जाएगा, न तो वात सापेक्ष हो कभी। अगर दोषांतर निरपेक्षत्व इस प्रकार का है तो केवल वात ही दोष होगा। कफ और पित्त ये वात के ऊपर अधीन, इसका वात के अधीन है। पित्तम पंगु कफ पंगु पंगु मदधातः अयनायतनं नयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघम्। विते वातस्यापि न दोषत्वं कफपित्तयोः इव निवदान सापेक्षस्यैव तस्य दूषकत्वात्। और दूसरी बात अगर हम कहते हैं कि हेत्वंतर निरपेक्षत्व, दूसरे किसी हेतु की आवश्यकता, कारण की आवश्यकता नहीं है, तो वात भी दोष कहने लायक नहीं रहेगा। हाँ, वातस्यापि न दोषत्वं कफपित्तयोः इव निदान सापेक्षस्यैव तस्य दूषकत्वात्। कि कफपित्त जैसे कारण सापेक्ष वो दोष प्रकोप, उसका दोष प्रकोप होगा इस प्रकार से। निदान सापेक्षस्यैव तस्य दूषकत्वात् कफपित्तयोः इव। तो कफपित्त जैसे कारण सापेक्ष होते हैं, इस प्रकार ये भी कारण सापेक्ष वात प्रकोप, ये भी कारण सापेक्ष इस प्रकार का होगा। तो द्वितीय पक्ष जो है हेतुंतर निरपेक्षत्व, वो बाधिक इस प्रकार का हो जाता है। तो दोनों पक्ष अच्छे नहीं है इस प्रकार से। तस्मात् प्रकृत्यारंभकत्वे सति दुष्टिकर्तृत्वं दोषत्वम् इति लक्षणम्। और इसलिए ये नई व्याख्या उन्होंने बताई दोष शब्द कि प्रकृत्यारंभ काल, आरंभ करते सती, प्रकृति को निर्माण करने वाला होने पर दुष्टिकर्तृत्व दोषत्व, दुष्टिकर्तृत्व जिसमें है वो दोष कहलाएगा इस प्रकार से। इति लक्षण रसरक्तादि निवृत्त्यर्थम प्रकृत्यारंभकत्व इति विशेषण। रस रक्त वगैरह ऊपर होने वाले जो अतिव्याप्ति है वो टालने के लिए प्रकृत्यारंभकत्व ये विशेषण बता दिया गया। नहीं वातादि प्रकृतिवत शास्त्रे रस रक्तादि प्रकृति, वातादि प्रकृति जैसे रस रक्तादि प्रकृति शास्त्र में बताई नहीं गई है। वातादि प्रकृतित्वं च शरीरस्य वातादि दूषित शुक्र शोणितारब्धत्वम्। वातादि प्रकृतित्व जो है वो शरीर से वातादि दूषित शुक्र शोणितारब्धत्वम्।
कि वात वगैरह से दुष्ट इस प्रकार से शुक्र शून्यता आरब्ध ये होता है। यदा चरखा दोषानुशयिता येषां देह प्रकृति, कि दोषानुशयित इनकी देह प्रकृति बताई जाती है। तद यथा वातलाद्या सदा तुरा, जैसे वातलादि जो है वो सदा तुरा है। सुश्रुतेनापि प्रकृतिलक्षणे वातप्रकृतिः स्फुटितकरचरणः जागरूका अनवस्थितचित्तः इत्यादि। वात प्रकृति के लक्षण में सुश्रुताचार्य ने भी स्फुटितकरचरण जागरूका अनवस्थितचित्त ही बताए गए हैं। प्रकृति रोगयोश्चायं भेदः प्रकृति अपत्य सेवया नात्यन्तं बाधते, यदुक्तं विषजातो यथा कीटो विषेण न विपद्यते तथा तद्वत् प्रकृति देहः तत्त्वान् न बाध्यते। कि प्रकृति अपत्य सेवया नात्यंतम बाधते, अपत्य सेवन से प्रकृति ज्यादा पीड़ा नहीं देती। विषजा तो यथा कीटो विषेण न विपद्यते, विष में उत्पन्न होने वाला कीट विष से उसकी मृत्यु नहीं होती है। तद्वत प्रकृति भी देह तज्जातत्वान्न बाध्यते, उसी प्रकार प्रकृति से उसी के कारण उत्पन्न हुआ देह उसकी बाधा नहीं होती। इति संक्षेपः। तो ये काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार की बहस है। कृमींमुळे होणाऱ्या विकारांमध्ये दोषांपेक्षा कृमीचा विचार करून जन्मजात चिकित्सेचा विचार दोषज्ञ चिकित्सेपेक्षा प्राधान्याने करावा लागतो। ये काफी कंट्रोवर्शियल है। अतिसार के प्रकरण में मानव निदान नृणांच कृमि दोषतः नृणां भवत् अतिसार, कृमि दोष ये एक कारण इस प्रकार का बताया गया है। और मुझे आश्चर्य लगा कि बापू नानोल सर ने इस सूत्र का जिक्र किया था। और कृमियो ही रोग कारण, ऐसा उसकी मधुपोष्टिका में है इस सूत्र के आधार पर। तो कृमि रोग कारण है। और सूक्ष्मात् केचित् अदर्शनाः, कुछ कृमि दिखने वाले नहीं है इस प्रकार से। तो उनका कहना था कि ये बैक्टीरिया वायरस वगैरह ये जो सभी है ये सूक्ष्म कृमि है, और उनके लिए अतिसार ज्वर वगैरह सभी प्रकार के विकार हो सकते हैं, और ये दोषों से अलग कारण हो सकते हैं। बाकी सब सूत्रों के आधार पर सोचेंगे तो कृमि एक कारण होगा, लेकिन सोमली कृमि कारण नहीं होगा। सौषम्यापाम धातुरग्नि प्रवृत्तः शुक्रम दिशत वायुनालोध वायुनाधकरणं महावगैरह, ये जो बात अतिसार संप्राप्ति के बारे में बताई गई है, ये दोष व्यापार उसमें होगा ही होगा। केवल कृमि है, इंफेक्शन हो गया या दूषित जल हो गया, इसलिए कामला होना या अतिसार होना या ज्वर होना ये बात नहीं होगी। वो होने के बावजूद अगर दोष वैश्य में निर्माण हो रहा है शरीर में तो ही वो विकार हो। अच्युत जोशी से मैं बात कर रहा था, जो एलोपैथी के डॉक्टर है, मामा जोशी के पुत्र। तो उसका कहना था कि लेकिन वो अहम कारण है, उसके बगैर इन्फेक्शन इस प्रकार का जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसके बगैर वो रोग नहीं होगा। अगर टाइफाइड के बैसिला नहीं है तो टाइफाइड नहीं होगा, कुछ और होगा। तो उसको एक अहम कारण इस प्रकार का मानना चाहिए जो एलोपैथी के दृष्टि से है। तो अभी इसके बारे में काफी संदेह निर्माण हो जाता है कि हम किसकी चिकित्सा करें, दोष की चिकित्सा करें या फिर कृमि की चिकित्सा करें। और फिर इसके बारे में लोग सोचने लगते हैं कि बैक्टीरिया को मारने वाला हमारे शास्त्र में क्या है। एक माइक्रोबायोलॉजी में पुणे यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ था, और 140 द्रव्यों का बैक्टीरियोसाइडल के लिए परिणाम जांचा गया, एक भी बैक्टीरियोसाइडल द्रव्य नहीं मिला, लेकिन बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी 12वीं को मिली। अब शुंठी, जाति फल से लेकर कुटज वगैरह ये सब हम प्रयोग करते हैं रोजाना मरीजों में, और वो रिजल्ट्स भी देते हैं।
लेकिन जब इन विट्रो स्टडी की बात आई, सेल लाइन पर स्टडी हुआ, तो इसमें से किसी को भी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी नहीं है, ये पता चला। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी सिर्फ। वैसे तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो उसमें भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी है, आगे बढ़ने नहीं देते बैक्टीरिया को, ये भी बताया गया। तो अभी आधुनिक वैद्यक के अनुसार ये सिद्ध किया गया है कि इनके जरिए ये रोग होते हैं, उसको हम ठुकराएंगे नहीं, वो मान्य करेंगे। लेकिन एलोपैथी का जो कहना है कि सिर्फ वही कारण है, उसको नहीं मानेंगे कि ये बहु कारण योगजन भाव है। कौन सा भी डिसीज, ये बहु कारण योगजन भाव, तो वो एक कारण रहेगा। लेकिन हमारी कम हुई प्रतिकार शक्ति ये भी उतना ही अहम कारण। अगर हमारे शरीर में पहले से ही दोष संचय है, अग्नि हमारा अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो तुरंत इन्फेक्शन पकड़ेगा। अभी कोविड-19 के बारे में भी वही स्थिति है कि अगर प्रतिकार शक्ति कम है तो कोविड-19 होने की संभावना सबसे ज्यादा है। केवल संपर्क आने से होगा ऐसा नहीं है, नहीं तो 81% में संपर्क हो जाता है, डिसीज नहीं होता है और लोगों में इम्यूनिटी भी हो जाती है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। तो 81% में अगर इतनी इम्यूनिटी बढ़ती है तो केवल ये कारण है, कोविड-19 का वायरस कारण है, ये बताना मुश्किल है इस प्रकार का। मार लागणे अशा कारणाने प्रथम रक्तातील धातू दूषित होतात, नहीं, उनके हिसाब से पहले दोष दुष्ट होते हैं और उसके साथ में धातु दुष्ट होते हैं, या उसके तुरंत बाद धातु दुष्ट होते हैं, ऐसा है। जैसे कि ज्वर में सव्यथा शोकवैवरण सरुजन पूर्ते ज्वरम, इस प्रकार की बात आघात वगैरह से उत्पन्न होते हैं, तो उसमें रक्त दूषण का निर्देश किया गया है। लेकिन पहले दोष प्रकोप होता है, वो रक्त को दूषित करता है और फिर लक्षण निर्माण होते हैं, ऐसा है। प्रकृती अपथ्य सेवया न अत्यंतम बाधते, याचा अर्थ नीट कळत नाही। अपथ्य सेवन केले तरी प्रकृतीमध्ये विशेष बाधा उत्पन्न होत नाही। जो जिसका नेचर है, प्रकृति का मतलब यहाँ पे नेचर इस प्रकार का लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको उसी प्रकार का अगर कुछ अपथ्य होता है तो तात्काल परिणाम नहीं होगा। वैसे है कि वातनानां वातनिमित्ताः प्रायेण बलवन्तश्च व्याधयः भवन्ति। वातन जो व्यक्ति है उसको प्रायः वात के कारण और प्रबल इस प्रकार के व्याधि होते हैं, उतने वो श्लेष्मल या पित्तल में नहीं होंगे वात के सेवन से। तो नात्यर्थम बाधते, इसका मतलब उसको अगर अतुल्य इस प्रकार का कारण है, प्रकृति के विपरीत इस प्रकार का कारण है, तो ज्यादा पीड़ा नहीं करेगा। लेकिन प्रकृति से जुड़ा कारण है तो निश्चित रूप से ज्यादा पीड़ा करेगा, ऐसा थोड़ा सा है। अभी चरकाचार्य कभी भी इसको प्रकृति नहीं कहते हैं, वो विकृति ही मानते हैं। वातल पित्तल श्लेष्मल ये सभी विकृति ही मानते हैं इस प्रकार से। और प्रकृतिश्च आरोग्यम सम पित्तानिल कफ, यही प्रकृति है उनके हिसाब से। और जो मैंने इसके बारे में जिक्र किया था बहुत साल पहले कि सूत्रस्थान 7वें अध्याय में चरक में जो समपित्तानिल कफाः केचित् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते, स्वपित्तानिल कफ इस प्रकार के कुछ मानव गर्भ से लेकर दिखते हैं। दृश्यन्ते वातलाः केचित् पित्तलाः श्लेष्मलाः तथा, वातल भी दिखते हैं, कुछ पित्तल भी दिखते हैं और श्लेष्मल भी दिखते हैं इस प्रकार से। तो उसमें मुख्य गौण भाव है, जो मुख्य ग्रुप है वो सम प्रकृति ही है, और वातल पित्तल श्लेष्मल उससे कम है, गौण है उससे, और वनवज प्रकृति उससे भी गौण है। हम जो अभी निकालते हैं वात पित्त जो पित्त वगैरह इस प्रकार की प्रकृति निकालते हैं, कॉलेज में हम फर्स्ट ईयर में जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल करते हैं, सो कॉल्ड एक क्वेश्चनरी का प्रयोग करते हैं, वो सब मूर्खता है।
बदलने वाले भावों के आधार पर न बदलने वाले भावों के बारे में जानकारी देना ये मूर्खता है। तो खाली याच्यावरती लक्ष ठेवा दुधावर। तो मेजॉरिटी क्लास पूरे समाज में, सोसाइटी में समपिता निलकफ सम प्रकृति ऐसा ही है। जो वेरिएशन है वो बहुत मामूली है, जिसको हम वातल पित्तल श्लेष्मल कहेंगे, और ये कोर है। शुक्र शोणित संयोग योग भेद दोष उत्पिता प्रकृति जायते थे, ये जो सुश्रुत का वचन है, तो शुक्र शोणित संयोग होते हुए उस समय में जो दोष उत्कट होगा उससे प्रकृति होगी। लेकिन चरकाचार्य ने कालगर्भाशय प्रकृति मातृहार प्रकृति वगैरह वगैरह इस प्रकार के भी भेद बताए हैं। तो शुक्र शोणित संयोग जन्य एक मूल प्रकृति इस प्रकार की रहेगी, जो सामान्यतः प्रकृति ही है। प्रकृति का मतलब ही नैसर्गिक है, स्वास्थ्य है, इस प्रकार का। और स्वस्थवृत्त जो सभी बताया गया है वो स्वास्थ्य रक्षण के लिए बताया गया है। स्वस्थवृत्त में कहीं भी वातल पित्त श्लेष्मल के बारे में या प्रकृति पित्त प्रकृति के बारे में निर्देश नहीं है कि कफ प्रकृति थोड़ी देरी से उठे या जल्दी जग जाए, वात प्रकृति थोड़ी देरी से उठे वगैरह इस प्रकार का कुछ नहीं है। सभी को ब्राह्मण मुहूर्त उत्तिष्ठित यही निर्देश इस प्रकार का है, या आहार वगैरह के बारे में भी इस प्रकार का कुछ निर्देश। तो हमने जिस तरीके से प्रकृति को समझा है उसमें गलती है, ये बात स्पष्ट है, और ये पीढ़ियों से गलती चलती आ रही है। इसका मूल कारण ये है कि सभी अध्यापक की पीढ़ी बह गई एलोपैथी में। जब ये एनाल्जेसिक्स आए, स्टेरॉइड्स आए, एंटीबायोटिक्स आए, हार्मोन्स आए, और तुरंत इफेक्ट दिखने लगे औषधियों के, तो बहुत सारे लोग एलोपैथी में कन्वर्ट हो गए। आइदर बीएमएस या बीएमएनएस होकर एलोपैथिक प्रैक्टिस करते रहे, नहीं तो प्रैक्टिस ही नहीं किया। अभी जो अध्यापक वर्ग है वो प्रैक्टिस ही नहीं करता, इस प्रकार की स्थिति हो। और फिर पेशेंट से अगर कुछ लेना देना नहीं है तो इस प्रकार की गलत सहमियां चलती ही रहेगी। प्रैक्टिशनर से आप पूछो कि आप कितने मरीजों के बारे में प्रकृति का विचार करते हो, तो इतना कम है प्रकृति का विचार, जिसको हम वातल पित्तल श्लेष्मल कहते हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों का विचार इतना कम है कि बहुत थोड़े लोगों में करना पड़ता है, वो भी कहीं एक बरसों में एक आध दूसरे केस इस प्रकार के हैं। बाकी सभी में हम सम प्रकृति लेकर ही चलते हैं, उसके आधार पर चिकित्सा नहीं करते। और वैसे ये लक्षण कोश, हेतु कोश और औषध कोश ये पूरे मिलाकर 4085 इस प्रकार के 4,70,000 इतनी रिकॉर्ड्स है। उसमें वातल पित्तल श्लेष्मल इस प्रकार के कितने रिकॉर्ड्स मिलते हैं? 50 से 100 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। 4,70,000 रिकॉर्ड्स में से केवल इतने ही रिकॉर्ड ग्रंथों के आधार पर मिलते हैं। तो प्रकृति को हमने खामख्वाह हमारे सर पर चढ़ा लिया है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई, जबकि लार्ड सर ने एक व्याख्यान प्रकृति के बारे में दिया किसी टीवी चैनल पर, और लार्ड सर बहुत अच्छे वक्ते हैं, प्रभावी वक्ता है इस प्रकार से, और इंग्लिश पर भी कमांड अच्छी है। तो ये काफी मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया ये व्याख्यान, और फिर बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उनको बुलाया, और सभी टीवी चैनल्स पर उन्होंने इस प्रकार के व्याख्यान दिए। तो अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में लोग पूछते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एम आई। अगर कोई मरीज आपके पास आता है तो आपने परीक्षा की, उसको बताया कि ये करना है नहीं करना है,
फिर भी वो अंत में सवाल पूछेगा तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन एम आई। और मैं तो इस सवाल का जवाब टालता आया। मैं बताता था कि इतने आसानी से प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं होती इस प्रकार से। बाद में मैंने ये बताना शुरू कर दिया कि मेजॉरिटी क्लासेस सब प्रकृति होगी, तो ये उनके लिए बहुत धक्कादायक था। लॉर्ड सर उनके लिए एक देवता जैसे है, और उनके कहे को मैं इस प्रकार से ठुकरा रहा हूँ, इस प्रकार से ठुकरा रहा हूँ, तो उनको बड़ी ठेस लगती है कि क्या बता रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैं ग्रंथों के आधार पर ही बोल रहा हूँ, तो आप ग्रंथों के आधार पर ही बात करें। वो तो उसमें कुछ उनको मालूम नहीं होता इस प्रकार से। कृमि affect those with more clear or an imbalance of dosha, depending upon which dosha is deranged, the type of कृमि changes. ये ऐसा है कि क्लेद या गंदगी, इसमें कृमि या इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शुचिता ये एक अहम मुद्दा है, और उसका पालन करना जरूरी इस प्रकार का हो, और वो सभी के लिए है, वैद्य है, रोगी है, परिचारक है, सभी के लिए शुचिता रखना आवश्यक इस प्रकार का है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्लीनलीनेस की बात कर रहा हूँ। अंतःशुचिता एक और भी चीज है। एथिकली हम पवित्र होने चाहिए, नैतिक पवित्रता होनी चाहिए, वो एक अलग बात है इस प्रकार से। तो in recurrent episodes of Atisara, just by straining water and boiling water and using it for cooking and drinking, we get good results. In this case, boiling water is like Pramigna action. केवल Pramigna नहीं है वो, पानी हल्का हो जाता है पचाने से, बॉइल करने से। और इसलिए जब मैं लोगों को सुझाव देता हूँ कि पानी उबाल के पियो, सोना रख के उबाल के पियो, खास करके, तो करते नहीं है। बाद में पूछेंगे तो बताते हैं नहीं, हम आरओ वाटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो पानी शुद्ध ही ये है हमारा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कहता हूँ नहीं, केवल शुद्धता अपेक्षित नहीं है, पानी पचन में हल्का होना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और फिर उसको ध्यान में रखते हुए अग्नि संस्कार का कुछ फल है उसमें, वो हमें करना चाहिए। अभी ऐसी स्थिति रहेगी कि कृमियों की ताकत बढ़ गई है, कृमि का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है। मैंने नानल सर से पूछा था कि अगर आप मानते हैं कि बैक्टीरिया वगैरह कृमि है, तो हमारी जो कृमिघ्न चिकित्सा है वो उसमें लाभदायी होगी क्या? तो चुप हो गए क्योंकि ज्वर वगैरह में हम एक तरह से का प्रयोग करते हैं, ज्वर की चिकित्सा करते हैं, कृमि की चिकित्सा नहीं करते। कृमि कुठार दे दिया, अरबत कपिला दे दिया, ऐसा नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, नानल सर खुद अच्छे प्रैक्टिशनर थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने ज्वर की चिकित्सा नहीं की होगी, अतिसार की चिकित्सा नहीं की होगी, ये संभव ही नहीं है। और वो इन्हीं द्रव्यों के आधार पर की है, कृमि चिकित्सा के आधार पर नहीं की है। अगर हमारा निदान कृमि है, क्लासिकल भक्त द्वेषोति सारस्य संजात कृमि लक्षण, इसके आधार पर मैंने कृमि का निदान किया, तो कृमि रोग का एक लक्षण अतिसार होता है, तो हमारा निदान फिर अतिसार नहीं होगा, हमारा निदान कृमि होगा, वो हमारे कृमि की चिकित्सा से करे होगी। लेकिन एंटीबायोटिक्स दे देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस प्रकार की समझ कर, और फिर कहना है कि ये तिक्त रसात्मक है इसलिए मैं ज्वर में उसका प्रयोग कर रहा हूँ, ये बात सही नहीं। तो मैं मानता हूं कि अगर आप एलोपैथी में विश्वास करते हैं और आप सच्चे मन से चाहते हैं कि मैं एलोपैथी का प्रयोग करूं, उसमें कुछ बुरा नहीं है। तो इतने सारे लोग एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनमें से आपको उसमें कोई लज्जित होने की बात नहीं है।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, एलोपैथी अच्छी है और खास करके एंटीबायोटिक अच्छी ही है। आपकी सोच है, आपको देना है तो दे दो, लेकिन खुले मन से कहो कि हाँ मैं इसलिए एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, उसको ये तिक्त रसात्मक है ये क्यों बताना। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम किस दृष्टि से विचार करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ये दो अलग अलग चीजें हैं। फिर भी अभी मैं मानता हूँ कि दो WHO ने पहले ही बताया था कि 2020 से लेकर भारत में पेंडेमिक्स एपिडेमिक्स होंगे और लोग मरेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को काफी रेजिस्टेंस हुआ है यहाँ पे, और एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेगी, और फिर एपिडेमिक्स हो गए, लोग मरेंगे इस प्रकार से। और वो सही है। लेकिन केवल भारत में ही है ऐसा नहीं है, बाकी देशों में भी है, प्रगत देशों में उससे भी ज्यादा है। तो उसके बारे में कैसे सोचेंगे। अभी डेथ रेट शुरू में जो कोविड-19 पिछले वर्ष की जो पेंडेमिक हुई, उसमें डेथ रेट अमेरिका और बाकी देशों में ज्यादा था, इटली में बहुत ज्यादा था इस प्रकार, और भारत में कम था उसके हिसाब से। अब ये डेल्टा प्लस वायरस आया, चौथी अभी ये वेव है इंग्लैंड में इस प्रकार से। तो उसके जरिए होने वाला नुकसान जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी की कंसेप्ट ही नहीं है। और जब तक इम्यूनिटी के बारे में सोचा नहीं जाएगा, और अधूरे कालावधि के लिए अधूरी मात्रा में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते रहेंगे, तो एंटीबायोटिक्स की इनोकुलेशंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हो जाती है, उनका वैक्सीनेशन हो जाता है इस एंटीबायोटिक्स के जरिए, और फिर वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके शरीर में उसके बारे में एंटीबॉडीज बन जाती है और वो फिर रेजिस्टेंट बन जाती है। तो ये सिलसिला काफी वर्षों से चलता आ रहा है, नए नए एंटीबायोटिक्स की खोज की जा रही है, और फिर भी उसके ऊपर काबू पा रहे हैं। देखिए कब तक चलेगा। और अभी परिस्थिति ऐसी है कि इस प्रकार से इन सूक्ष्म जंतुओं की ताकत बढ़ रही है, हमारी ताकत दिन ब दिन घट रही है, कम हो रही है, क्योंकि हमारा जो खाना है वो ही सही नहीं है। क्रॉप्स में भी यही सिलसिला हो रहा, और हाइब्रिडाइज क्रॉप क्रॉप जो आया, हाइब्रिडाइज काऊ जो आई इस प्रकार से, तो उसको खुद की प्रतिकार क्षमता नहीं है, और उसका निर्बीजीकरण किया गया है इस प्रकार से। तो इसके जरिए उसकी प्रतिकार क्षमता नहीं है, उसलिए पेस्टिसाइड देने पड़ते हैं। अभी जो हेन वगैरह जो है, या सुअर है, या बाकी बैल है वगैरह, इन सभी को एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स ये सब देते रहते हैं, तो उनकी प्रतिकार क्षमता क्या रहेगी। और ऐसा दूध देकर, ऐसा खाना खाकर हमें प्रतिकार शक्ति कैसे मिलेगी। तो ये बड़ा विशेष सर्कल बन गया, दुष्ट चक्र बन गया है, कि इस प्रकार का खाना खाने से, जिससे आहार संभव वस्तु दोषा आहार रोगाष्ट आहार संभव आहार, हमारे शरीर का निर्माण ही इस प्रकार से अगर हो रहा है कि जिसमें प्रतिकार शक्ति कम है, और फिर हम एक्सपोज हो जाते हैं भारत में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उसमें सैनिटेशन वगैरह वगैरह इसके बारे में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, पर्यावरण बहुत प्रदूषित इस प्रकार का है। तो वहां इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ने के लिए काफी मुक्त द्वार है। अब प्रगत देशों में इनके ऊपर काबू पाया, किस प्रकार से काबू पाया, तो क्लीनलीनेस से काबू पाया, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जमीन वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कुछ करने की कोशिश की। और भारत जैसे विकसनशील देश में ये बात नहीं हो रही है।
कि हमारा अभी भी पानी दूषित है, नदियों का पानी इतना दूषित हो गया है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट वेस्ट से लेकर सभी वेस्ट जा रहा है, ह्यूमन वेस्ट भी जा रहा है उसमें। और अगर पानी ही शुद्ध नहीं है तो जमीन की शुद्धता कैसी रहेगी, हवा की शुद्धता कैसी रहेगी। बाकी भी पोल्यूटेंट्स काफी है। ऑटो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना बड़ा पोल्यूशन वायु का कर रही है इसे, और उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। तो उनकी ताकत बढ़ गई है, हमारी ताकत कम हो गई है, तो नतीजा क्या होगा, इस प्रकार का पैंडेमिक हो गया और हम मरेंगे, बाकी कुछ नहीं। तो मूल रूप से अगर इसको सुधारना है तो चाणक्य जैसा कहता है कि शत्रु के भूमि पर युद्ध लड़ना है। ये जो बाहर जहां जहां पानी वगैरह संचित रहता है उसमें मच्छर वगैरह निर्माण होते हैं। अभी मलेरिया के निर्मूलन के लिए डीडीटी का फवारा इस प्रकार के संचित जल पर करना, ये अभी भी प्रचलन में है। तो वही अगर निर्माण उनका कम हो जाएगा, निर्माण नहीं होगा मच्छरों का, तो उसके जरिए डेंगू या मलेरिया फैलने के चांसेस नहीं होंगे। लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं हो रहा। इम्यूनिटी के बारे में तो किसी की सोच भी नहीं है। और फिर शरीर में वो घुसने के बाद और उसमें रोग निर्माण करने के बाद एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना है, वहां भी शरीर की प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं है। तो ये सभी जो हो रहा है, अभी दिख रहा है, ये काफी मुश्किल है। और फिर एक इंश्योरेंस कंपनी का रोल है। कल ही मैंने एक उदाहरण देखा इसके बारे में। हमारा एक छात्र है, उसकी माँ को कोविड-19 हो गया, अस्पताल में दाखिल किया। एक ही दिन बुखार था, बाकी लक्षण नहीं थे, फिर भी रेमडेसिविर दे दिया। और रेमडेसिविर देने के समय कागज पे क्या लिखा, पेपर पे, कि फीवर विथ चिल्स, वोमिटिंग, डायरिया, सभी लक्षण दिखे। तो उसने पूछा कि उसको तो कुछ नहीं है, सिर्फ बुखार था और वो भी एक ही दिन था, बाकी कुछ नहीं है। तो बोले नहीं, इंश्योरेंस कवर है, तो ये सब लिखेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी मान्य करेगी, नहीं तो नहीं मान्य। 3 दिन का बिल 1.25 लाख हो गया। हम्म। अब ये जो मानसिकता है कि मुझे पैसे कमाने हैं इसमें से, मरीज का क्या हाल है, मरीज को जरूरत है या नहीं है, कोई संबंध नहीं है। केवल इंश्योरेंस कंपनी से पैसा उठाने के लिए ये इस प्रकार से असत्य लिखेंगे, रेमडेसिविर दे देंगे और बिल बढ़ाएंगे, फिर जरूरत नहीं है तो भी आईसीयू में रखेंगे। तो ये सब क्या चल रहा है और इसका नतीजा क्या होने वाला है इस प्रकार से। तो पूरी सिस्टम सर पर से ही विश्वास उठ जाता है इस प्रकार के जब अनुभव आते हैं सामने, तो पूरी सिस्टम पर ही विश्वास उड़ जाता है। और हमारा मकसद क्या है, समाज को स्वस्थ रखना, ये हमारा मकसद है, या किसी भी संधि का फायदा उठा के पैसे कमाना, यही हमारा मकसद है। तो अगर वही मकसद है, वही उद्दिष्ट है, तो स्वास्थ्य कभी भी प्राप्त नहीं होगा पूरे समाज में। तो उसको मूल रूप से देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टाल नहीं सकेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचना नहीं, ऐसा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है और हमारी बहुत कम है। तो मेरा सुझाव है, जनपदोध्वंस में एक ही समय में सभी लोगों को एक ही रोग से बाधा होती है, उसके बारे में सोचो। तो उसमें रसायनानां सर्वेषां उपयोगः प्रशस्यते, इस प्रकार की बात कही गई। और संकथा महर्षिणां जितात्मनां, ये भी बात कही गई है। अभी पैंडेमिक में मनोधैर्य बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कथाएं प्रस्तुत करना जरूरी है। ये चिकित्सा होगी। जब मैं ये सूत्र पहले पढ़ता था तो मुझे लगता था ये कैसी बात है कि कथाएं सुननी है इस प्रकार से, ये चिकित्सा बताई गई है इस प्रकार से। लेकिन अभी इनके जो फोन आते रहते हैं कोविड-19 वाले मरीज के, जो आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, उनकी
रिश्तेदारों से फोन आते हैं, बहुत बेबस हो जाते हैं, कैसे भी करे, कैसे किसी भी तरीके से जान बचाए। और फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब उसमें बाधाएं और मिल गई है। तो ऐसी हालत में सहारा किसका है, किसके ऊपर हम विश्वास कर सकें? तो अगर हमारे पास इस प्रकार के कुछ उदाहरण होंगे जो इस प्रकार की अवस्था से कोविड-19 से ठीक हुए हैं, या फिर ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथाएं इस प्रकार के अगर बताएंगे, तो शायद मनोधैर्य अच्छा होगा और फिर बच पाएंगे इस प्रकार से। ये अनुमति मिल गई है इस प्रकार से। तो ये सोच ही सभी गलत है, हमें हमारे दृष्टि से देखना चाहिए कि क्या वास्तव है, और उसको हम भली भांति किस प्रकार से ट्रीट कर पाएंगे, ये उसके बारे में सोचना है। तो कहने का मतलब, हमने शुरुआत की प्रकृति इस प्रकार से हुआ था कि प्रकृति एक अलग माहौल है, और उसके बारे में काफी गलत सहमियां पूरे वैद्यों के मन में है। अच्छे अच्छे प्रैक्टिस करने वाले वैद्य भी इस प्रकार का विचार करते रहते हैं कि प्रकृति क्या है, उसको देखेंगे और फिर चिकित्सा करेंगे, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वास्तव में देखा जाए तो वातल पित्तल श्लेष्मल बहुत ही कम लोग हैं, वात पित्तल वगैरह तो उससे भी कम। और इसका बिल्कुल विपरीत हम हमारे प्रकृति परीक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालते रहते हैं, और ये काफी बड़ी गलती इस प्रकार की। लेकिन किसी को आयुर्वेद के प्रैक्टिस से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। परीक्षा उत्तीर्ण होनी है तो इस प्रकार का करेंगे, प्रकृति परीक्षण हो जाएगा, परीक्षा में मार्क मिल जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, बस आगे कुछ इसका करना ही नहीं है इसके पास। तो कृमि की चिकित्सा अगर करनी है, या इस प्रकार के इन्फेक्शन की चिकित्सा करनी है, तो उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, और किस तरीके से इसके बारे में हम सोचेंगे। और हाँ, ज्यादातर ऐसा होगा कि जैसे मैं डायबिटीज की बात करता हूँ, प्रमेह और डायबिटीज अलग है इस प्रकार से, उसी प्रकार टाइफाइड अलग है, टीबी अलग है, डेंगू अलग है, कोविड-19 अलग है। इसी तरीके से बात करनी पड़ेगी उसमें। उस प्रकार के बैक्टीरिया का, वायरस का विचार कैसे करना है, क्या करना है, ये अलग बात इस प्रकार की होगी। लक्षण समुच्चय, कारण वगैरह सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा का मॉडल बनेगा, और ये थोड़ा अलग अलग इस प्रकार का रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के कृमि के बारे में सोचना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होगा। विस्तरस्तु शुश्रूष श्लोक वार्तिके प्रश्न विधानाख्य टीकासु च द्रष्टव्यः। तो उसका विस्तर जो है वो सुश्रुत श्लोक वार्तिक में प्रश्न विधान इस प्रकार की टीकाओं में देखना है। सर लेकिन पेशेंट की परीक्षा करते हुए दूषा देशम दलम कालम प्रकृति अनलम वगैरह वगैरह कही गई है, सो प्रकृति का मेंशन है, लेकिन वो 11 भावों में एक भाव है। और मैं मानता हूं कि प्रकृति देखी तो वो प्रकृति है, बस आगे कुछ उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर आप वात पित्तल वगैरह ऐसा कुछ निदान करते हैं प्रकृति के बारे में, तो मुसीबत
इस प्रकार की आएगी तो उसके बारे में अलगता से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम जो देखते हैं वो आहार विहार जनित दोषों विषय को देखते हैं और उसको प्रकृति कहते हैं, ये मूर्खता। आहार विहार जनित इस प्रकार का जो दोष वैषम्य है वो प्रकृति से उसका कोई संबंध नहीं है। हम उसकी चिकित्सा करते हैं और मन में रखते हैं कि ये प्रकृतिस्थ दोष है। अस्तित्वात अस्ति की नहीं, प्रकृति होती है ना अस्तित्व में नहीं होती है ऐसा तो नहीं है, लेकिन सम प्रकृति ही होती है। और विकृति जो है वातन पित्त वाले वो बहुत कम होती है, लेकिन होती है, होती ही नहीं है ऐसा नहीं है, इसलिए तो ग्रंथकारों ने इसके बारे में बताया। अगर नहीं होती तो ग्रंथकार जिक्र नहीं करते, लेकिन होती है। वातलायन संवासे वगैरह इस प्रकार के कुछ कुछ इस प्रकार के उदाहरण है ग्रंथों में निर्दिष्ट इस प्रकार से, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। ठीक है, रुकते हैं यहीं पे कल तो अमावस्या है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन परसों मैं फिर से अक्षय संकल्प के बारे में बात करूंगा। और उसमें ज्यादा जिक्र ग्रुप्स कैसे होने हैं और एक्चुअल काम क्या है, हर एक ग्रुप में क्या क्या काम करना है उसके बारे में जिक्र करूंगा, ताकि लोग अपने अपने को समझ ले और योग्य हो, सक्षम हो, ये सोचे। और अगर आपको काम करने की इच्छा है तो फिर चाहे तो एक बार गूगल डॉक फॉर्म फिर से भरे, या जिन्होंने भरा नहीं है वो भरे इस प्रकार से, और फिर उसके बारे में सोचेंगे। हाँ ठीक। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्याकरण प्रथम अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे अग्निकोष्ठी त्रिदोनर्षार वेगळे वेगळे आहेत, ते दैनंदिन चिकित्सेत अधिक उपयुक्त आहेत। प्रकृतीच्या वर्णनातील सृष्टीनुसार वातपित्त कफ यापेक्षा वेगवेगळी दिनचर्या नाही, सर्वांना चिकित्सक वेगळे करण्यासाठी असं सांगायचं आहे, वही है। दोषों के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है अग्नि वगैरह के बारे में। प्रकृती ओळखायची कशी, त्यामुळे प्रकृती काढणे अवघड आहे। वो तो एक तो तब प्रकृति भेदोक्ते रूपे आयु परीक्षण वाग्भट ने जो कहा गया है शारीर स्थान उत्तर स्थान में, तो प्रकृति के लक्षणों का आधार पर प्रकृति नहीं निकालनी है, आयुष के बारे में परीक्षण करना है, ऐसा उसका कहना है। ठीक है, विरम्यते व्याख्यान व्यापार।